जी जी, पहली बात तो ये है कि ये मुतालबा आप फिर कब तक सुनेंगे, कब तक करेंगे, फिर हर बंदा ही फुल कोर्ट जाएगा। दूसरी बात यह है कि क्या लार्जर बेंच मुख्तलिफ, ये क्या हुकूमत चाहती है कि मुख्तलिफ ख्याल आए या दूसरा नज़रिया आए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चाहती। हुकूमत जो चाहती है वो सारों को पता है, और हुकूमत जो चाहना चाह रही है वो भी सारों को पता है। लेकिन बात सिंपल सी सादा सी है कि ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है, फुल कोर्ट या लार्जर को, लार्जर बेंच बन के आप सुने हुकूमत क्या चाह रही है। सर थोड़ा सा इसको वाजे कर दीजिएगा, आपके ख्याल में हुकूमत क्या चाह रही है? आपको सात जजेस के आने से आपको मीटिंग हो सकती है। सर 7 जजेस के, मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ सर, आपको 7 जजेस के आने से क्या फर्क पड़ जाएगा? सर रुके जरा, रुके, ऑलरेडी 8 तो है, इन 8 से मुतल्लिक भी अगर आपकी राय ये है कि ये फैसला मेरिट पर करेंगे तो फिर तो हमें नहीं पता ना कि वो किस तरफ है, क्या फैसला दे सकते हैं। तो फिर अगर 7 और आ जाते हैं तो हमें तो किसी भी केस में फैसले का पता ही नहीं है, तो इससे क्या कबाहत होगी? 8 बैठे, 10 बैठे, 12 बैठे, बल्कि ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा और बहुत मासूमाना सवाल आपने मुझसे किया है मैडम शेख। बात बुनियादी तौर पर पहले तो मैं फिर दाद दे दूं, बहुत मासूमाना सवाल है। दूसरी बात है मैडम शेख कि अगर हुकूमत इस वक्त ये कानून साजी ना करती तो क्या हो जाता? फॉर एग्जाम्पल, क्या कोई इमरजेंसी रेड लाइन गुजर गई कि बड़ा देरीना मुतालबा, लेकिन वो मैं आपका बात समझ गई बिल्कुल कि उनका पीछे सियासी मोटिव है, इलेक्शंस और नवाज शरीफ और कानून साजी। आई गेट इट, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं इस वक्त आखिरी लम्हे में नवाज शरीफ साहब का डालना चाहिए था, और फिर उसके बाद बात सुन लीजिए मजहर भाई, फर्क क्या पड़ेगा अगर 7 जजेस और शामिल हो जाते तो क्या फर्क पड़ेगा? लिया करें ना। फर्क ये पड़ेगा क्योंकि वो चारों पांचों राय दे चुके हैं, वन मैन कह चुके हैं, वन मैन वो जो क्या कहते हैं वन मैन शो कह चुके हैं, वो कह चुके हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा। इस पर फायज ईसा साहब का 3 रुकनी बेंच का फैसला आ चुका है जिस पर कानून साजी हुई, और ये भी वो असील इत्तफाक। ये दिलचस्प राय है जो कुछ रीमा क्या वो 7 जजेस अपनी राय एक्सप्रेस कर चुके हैं इसलिए उनको अब उस बेंच में नहीं होना चाहिए? नहीं भट्टी साहब, इसका मतलब ये है कि आप वही बात कह रहे हैं, मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ। आप फुल कोर्ट बेंच वो सूट करता है हुकूमत को। आप तो आपके तो गुड फेथ में कह रहे होंगे मजहर साहब, वो गुड फेथ में नहीं कह रहे, उनको सूट करता है। अच्छा सर एक मिनट, मुझे रीमा से 3 रुकनी भी नहीं चाहिए, 5 रुकनी भी नहीं चाहिए, 8 रुकनी भी नहीं चाहिए, पूरा चाहिए, पूरा फुल कोर्ट चाहिए। वो तो सर में फुल कोर्ट मीटिंग और फुल कोर्ट बेंच में फर्क है, और हर मामले पे फुट कोर्ट खुल जाएगा, हर कोई कहेगा फुल कोर्ट बनाए। ओके, अब मैं ओके ठीक है। महेश साहब आपका पॉइंट आ गया, भट्टी साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया। मैं चाहती हूँ ज़रा रीमा को शामिल करें। रीमा ये भी बताइएगा, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं कि वो 7 जजेस पहले से अपनी राय दे चुके हैं इस मामले के ऊपर, वन मैन शो एंड ऑल ऑफ दैट, तो उनको शामिल करना अब सही नहीं होगा। दूसरा एक और चीज़ जो वो कहते हैं कि अगर इस तरह से एंटरटेन कर देंगे दरख्वास्त गुजार की या जो फरीक है उसकी ये दरख्वास्त कि जी आप फुल कोर्ट बनाए, तो फिर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। अलीना, शायद भट्टी साहब को हमारी माजी की जूरिस्प्रूडेंस पे थोड़ा सा ज़्यादा गौर करना चाहिए। एक और जजमेंट थी, इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस बंदयाल भी थे। उन्होंने चीफ जस्टिस को थ्रू अ जजमेंट ये प्रेरोगेटिव दिया कि सुओ मोटो पावर्स सिर्फ वो सुन सकते हैं, और उसमें तफसील से बताया गया कि क्यों उन्हें लगता है चीफ जस्टिस साहब के पास ये पावर होनी चाहिए। तो फिर इस तरह तो उनको भी इस बेंच पे नहीं बैठना चाहिए। वो भी अपनी राय दे चुके हैं कि चीफ जस्टिस है, वो मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं, उन्हीं के इख्तियार होने चाहिए, तो फिर उनको भी बेंच से निकाल दें। ऐसे बेंचेस नहीं बनते। जो जिन 4 जजेस का मैंने हवाला दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी करे और इस तरह की कानून साजी करे इन इख्तियारात को रेगुलेट करने के लिए। उन्होंने निशानदही की है कि राइट टू फेयर ट्रायल का एक डायरेक्ट ताल्लुक है कि कौन सा बेंच एक केस सुनता है, और उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो फेयर दिखना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कोई भी संजीदा एनालिस्ट, कोई भी संजीदा वकील इससे डिसएग्री कर सकता है कि अगर आपके पास इतने कॉन्सिक्वेंशियल डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं, आपके पास ये पूरी आर्बिट्रेरली उनको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको 2-3 मिसालें देती हूँ अलीना। प्लीज मुख्तसर रखिएगा। जज ने भी चीफ जस्टिस साहब के साथ इख्तलाफ किया है, उनको बेंच में नहीं डाला गया इस 8 रुकनी बेंच में। क्यों? इसकी क्या सेंस बनती है?
ना ये 8 रुकनी बेंच 8 सीनियर तरीन जजेस का है, ना जूनियर तरीन जजेस का है, ना उन सब की कोई स्पेसिफिक एक एक्सपर्टीज है जिससे आप देख सके कि इन 8 को क्यों चुना गया। आपके 8 रुकनी बेंच क्यों बनाया गया, इसमें भी कितने मेंबर्स का बेंच बनता है, इसमें भी हमें कोई समझ, कुछ पीछे स्ट्रक्चर नजर नहीं आता। इलेक्शन करवाने का जो बेंच है एक साथ करवाने का, वो 3 रुकनी बेंच सुन रहा है। जो जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला था जो सर्कुलर से डिसमिस कर दिया गया, उसके ऊपर जो बेंच बना वो 6 रुकनी बेंच था। ये 8 रुकनी बेंच है। इलेक्शन का जब सू मोटो लेना था 9 रुकनी बेंच बना। तो क्या चीफ जस्टिस साहब के पास, एक दफा फिर मैं दोहराना चाहती हूँ, इस वक्त इस तरह की पावर्स हैं जो मेरी नजर में अदलिया की आजादी को मजाक बना देती हैं। वो फैसला करते हैं कि सुओ मोटो वो कौन सा केस सुन सकते हैं, उन्हें पिटिशन की भी जरूरत नहीं है। वो फैसला करते हैं कि कितने मेंबर्स का बेंच बनना चाहिए, वो फैसला करते हैं उस बेंच पे कौन बैठेगा, वो फैसला करते हैं कि वो केस कब सुना जाएगा। अब ये वाला केस 3 हफ्ते बाद सुना जाएगा, वो कह दे 3 महीने बाद की तारीख दे दे, हम सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि उनकी डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रेशन का ये मतलब नहीं है सवाल नहीं उठ सकता। और एक ऐसे चीफ जस्टिस जो अपनी अदालत को, क्योंकि वो इक्वल है, ही इज इक्वल टू अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो उनकी जो राय है, जो उन्होंने अपने ओपिनियंस में पब्लिक रिकॉर्ड का वो हिस्सा है दी है, उसको डिसमिस ऐसे कर सकते हैं कि वो उनको सुनेंगे नहीं। कि जजेस कह रहे हैं कि हमें अपनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट की जो एक वकार है, उसकी एक प्रेस्टीज है, उसकी सैंक्टिटी है, उसको रीमा पॉइंट नोटेड, आपका पॉइंट ये तासुर खत्म करना है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ये नहीं सुन रहे, ये तासुर खत्म करना है। लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन दूसरी साइड पे ये भी सवाल उठाया जा रहा है जज साहिबान की तरफ से कि इस केस में फुल कोर्ट का फायदा हुकूमत क्या उठाना चाहती है। ये तासुर क्यों है? भट्टी साहब, आप कुछ पॉइंट उठाना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। जी मैडम शेख, वो आपने आखिरी जुमला बोल दिया था कि ये जो हुकूमत है वो भी फायदा उठाना चाहती है। मैंने पूछा, सवाल उठाया गया है, तो आपकी राय क्या है? क्यों उठाना चाहती है, कैसे उठाएगी? मेरी यही राय, यही राय है मेरी। इस हद हो गई है, ये बच्चे की राय हर बंदे को पता है कि हुकूमत यही चाहती है, नंबर 1। नंबर 2 मैडम शेख, ये इस मुल्क में कुछ अरसे से बड़ी अजीबो गरीब और बड़े हसीन इत्तफाकात होते हैं। 5 रुकनी बेंच का फैसला है, आजम नज़ीर तारड़ साहब ने 4-3 का वही जो इख्तलाफी नोट जज साहबान लिखने वाले थे उनमें आया। उन्होंने एक किया कि ये 1 मैन शो है, वो कानून साजी हो गई। तो ये सारी एक वो के हसीन इत्तफाक, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बड़ी जुड़ी हुई चीज़ें हैं। एक सेकंड मज़े साहब, हुकूमत की कोशिश क्या ये है कि सिर्फ मुतनाज़े बनाना है कोर्ट को? भट्टी साहब, थोड़ा सा जिन जजेस के बारे में ये कहा जा रहा है ना जी, उन जजेस की हिस्ट्री जज कर लें और देख लें, चाहे फायज ईसा हों, मंसूर अली शाह हों, क्या किसी हुकूमत ने उनको वो करके जो है इख्तलाफ उनके खड़े किए हैं। जो विद इन सुप्रीम कोर्ट चीज़ें होती हैं वो बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। जजेस का जो सोचने का अंदाज होता है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है, उनका जो इख्तलाफ राय होता है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। इसीलिए बात हो रही है कि जब एक इशू सामने आ रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि मुख्तलिफ हम ख्याल वो हैं, तो उसको रिजॉल्व करने का सबसे बेहतर फोरम क्या होता है? फुल कोर्ट मीटिंग। फुल कोर्ट मीटिंग क्यों बुलाई जाती है? चलिए ठीक है, फुल कोर्ट मीटिंग तो बुला लें, लेकिन आप क्या ये समझते हैं कि ये जो फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा किया जा रहा है, क्या ये दुरुस्त नहीं है? फिर देखिए, मुतालबा या प्ली जो है वो उसको संजीदगी से लेना चाहिए। ठीक है, अभी चल रहा है, अभी 3 हफ्ते बाद क्या होता है, लेकिन वो जो कॉम्पोजिशन है ना, उस पे क्वेश्चंस होते हैं। अगर इसमें फर्ज करें जस्टिस मंसूर अली शाह भी होते, फर्ज करें या अफरीदी भी होते, और उसके साथ और जजेस भी होते जो कि अभी हैं, सारे जजेस काबिल एहतराम होते हैं, तो उसमें चीजें जो हैं ये क्वेश्चंस उस तरीके से रेज नहीं करते। लेकिन ये चूंकि इस केस में क्या हुआ, ये जो लेजिस्लेशन हुई है, उस लेजिस्लेशन में अभी तो लेजिस्लेशन कंप्लीट नहीं हुई थी कि स्टे दे दिया गया जी। अब तो बिल पास हुआ था, अभी तो कानून बना ही नहीं था। ये जो सूरत हाल है, इस वजह से चीजों को एड्रेस किया जाता है। ये नहीं कि कोई लार्जर बेंच, अगर ये 8 जजेस हैं तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस हैं, इनके बारे में। तो इसलिए इन चीज़ों को ओवर द इयर्स ये चीज़ें होती हैं, ये फौरी तौर पे चीज़ें नहीं है। रीबा ने लास्ट या उससे पहले उसमें पूरी एक लिस्ट बताई थी कि कौन कौन से बेंच में कौन कौन से जजेस रहे,
और उसका सीक्वेंस देख ले। जी सही। क्या उस पर होना चाहिए कि क्यों सिर्फ यही जजेस जो हैं ये बैठते हैं चीफ जस्टिस के साथ, क्या वजह है? ऐसे केसेस में सिर्फ यही क्यों होते हैं? ये क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस का कन्विंसिंगली आंसर आना चाहिए, जो कि शायद नहीं आ रहा। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बड़ा अहम है कि क्यों हुकूमत पाकिस्तान उतना स्ट्रांगली अपना केस पुट अप नहीं कर पा रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने, कमरा अदालत में खास तौर पे जजेस के सामने। इसकी वजह क्या आप समझती हैं? अलीना, मेरा ख्याल है बेहतर है आप मुझसे लीगल सवाल पूछें। मैं हुकूमत का बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे लिए एज अ लॉयर अदलिया की आज़ादी से रिलेटेड ये मामला जुड़ा है। मैं इससे पिछले 12 साल पे इस इशू पे लिख रही हूँ। यूएन के इदारे जो हैं उनकी रिपोर्ट्स जब पाकिस्तान की अदलिया पे आती हैं वो कहते हैं कि 184(3) की जुरिस्डिक्शन, क्योंकि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, इसके जो बेंचेस हैं वो ट्रांसपेरेंट तरह से बनने चाहिए। मैं आउटकम से मैं कंसर्न नहीं हूँ। फैसला जो भी आए उसका प्रोसीजर फेयर होना चाहिए। बेंच जो भी बने उसका प्रोसीजर फेयर होना चाहिए, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कुछ बहुत अहम केसेस हैं, जैसे इलेक्शंस, उसका 3 मेंबर बेंच है। कुछ एक और जज का ऑर्डर सर्कुलर से डिसमिस हो गया, उसको आपने लेजिटिमाइज करना था, उसके लिए आपने 6 रुकनी बेंच बना दिया। ये 8 रुकनी बेंच है। कैसे सुप्रीम कोर्ट, कैसे चीफ जस्टिस खुद ये सोचते हैं या फैसला करते हैं कि कितने मेंबर्स का बेंच होना चाहिए? जो कानून साजी की गई है उसमें कहा गया है मिनिमम 5 मेंबर का बेंच होगा, मिनिमम। ये नहीं कहा कि फुल कोर्ट भी नहीं बन सकती, मिनिमम कहा है, क्योंकि 184(3) जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। सियासी इसके साथ पीछे मफादात जुड़े, उसको हम किस तरह से सरफे नजर कर सकते हैं? एक सेकेंड अलीना, नहीं कर सकते, क्योंकि 2 मुख्तलिफ मामलात हैं, उनको बिल्कुल आपस में आपने बिल्कुल एक मामला नहीं बनाना। कुछ इंटरलिंक्स हैं, इंटरलिंकेजेस हैं, लेकिन ये खुद से भी अपना एक, क्या अदलिया की आज़ादी हमारी आइन में एक अलग सेफ गार्ड नहीं दिया गया? क्या फेयर ट्रायल का हक जो है वो अलग से फंडामेंटल राइट नहीं है? क्या हम हर मामले को सिर्फ पॉलिटिकल लेंस से देखेंगे या हुकूमत ऑपोजिशन की लेंस से देखेंगे? मेरा सवाल ये है कि क्या क्राइटेरिया है जो इन 8 जजेस को इस बेंच पे रखा गया? मैं नहीं कहती सिर्फ सीनियर मोस्ट जजेस को रखें, लेकिन एज इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हमें कुछ तो समझ आनी चाहिए ना कि क्या क्राइटेरिया है। ये 8 मेंबर बेंच जिसमें किसी ने भी चीफ जस्टिस के साथ इख्तलाफ नहीं किया, जिन जजेस ने कभी भी बात की है कि ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया होना चाहिए बेंच फॉर्मेशन का, उनको आपने नहीं रखा। और आप कह रहे हैं कि नहीं, हम सवाल भी नहीं उठा सकते इस पे। फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा इसलिए दुरुस्त है, इसलिए अदालत को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अदलिया के अंदर से ये बात आ रही है कि ये परसेप्शन जा रहा है कि लाइक माइंडेड जजेस एक सवाल करते हैं इशू को, एक सेकंड, सेम इशू पे पोजीशंस रखते हैं, जो चीफ जस्टिस से एग्री करते हैं उनके बेंचेस बनाए जाते हैं, जो अदलिया की आजादी के लिए बहुत हार्मफुल एक परसेप्शन